नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है सेट प्रैक्टिस करना। इससे आपके सिलेबस के सभी चैप्टर का रिवीजन हो जाता है और बहुत सारे नए प्रश्न भी सीखते हैं। साथ में मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताऊंगा जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। पढ़ो ऐसे जैसे सदा जीना है और जियो ऐसे जैसे कल मरना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है राज्य का राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखना है। और रही बात सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का जो है शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति और नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यानी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की केवल शपथ दिलवाता है राज्यपाल। बाकी जो चीज़ें हैं यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और उच्चतम न्यायालय के दोनों चीज़ें यानी कि शपथ और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में है और हाई कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में है। तो हाई कोर्ट है अनुच्छेद 224 में 14 में 214 में है और सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 124 में 124 में। देखिए यही एक को अगर इधर कर देते हैं तो 124 हो जाता है। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश है उसका सेवानिवृत्ति की आयु कितना है, तो वो है 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था, 1950 में हुआ था। और पटना हाई कोर्ट का गठन कब हुआ, ये भी ध्यान रखना है, तो 1916 में हुआ था। ठीक है, जब भी पटना हाई कोर्ट की बात आए तो आप तुरंत दिमाग में ये भी रिवीजन हो जाना चाहिए कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ, तो 1917 में हुआ था। ठीक है, दोनों साथ में लगातार हुआ था, 16-17। पटना हाई कोर्ट 1916 और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था। ठीक है, करंट अफेयर का भी ये क्वेश्चन याद रखना है कि भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो DY चंद्रचूड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। किसका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जो संबंधित विवाद होता है उसका निपटारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद से क्वेश्चन कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको अनुच्छेद वाला ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में है। उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 63 में है। ठीक है, और ये जो सर्वोच्च न्यायालय है तो ये है अनुच्छेद 124 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। तो इसका करेक्ट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। इसमें क्या, भारत के जो कल्याणकारी राज्य के बारे में दिया हुआ है, किसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है सबको एक साथ देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो भाग 4 में है। अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। ठीक है, ये हो गया। और एक क्वेश्चन ये आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अच्छा मूल कर्तव्य किस भाग में है, तो मूल कर्तव्य भाग 4 के ए में है और अनुच्छेद 51 के ए में है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को किस देश से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो इसका करेक्ट आंसर है संवैधानिक अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है, एक संवैधानिक अधिकार है। दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिशन का तैयारी करने का शानदार तरीका ये होता है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए। अब जैसे यहाँ से जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है पूछा जाता है सबको एक साथ यहाँ पर देखेंगे। जैसे भारत का जो निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 25 जनवरी 1950 में हुआ था। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। अब इसी 25 जनवरी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार रिपीट होता है कि मतदान की आयु किस संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो 61वां संविधान संशोधन के तहत
21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था 61वां संविधान संशोधन 1989 में। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, निर्वाचन किस भाग में है? तो निर्वाचन भाग 15 में है और अनुच्छेद 324 में है। तो ये ध्यान रखना है, निर्वाचन 24 ऐसे रिलेट कर लें, निर्वाचन 24 अनुच्छेद 324 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है, जो सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होता है कौन? कैबिनेट सचिव होता है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में एक चीज़ और करंट अफेयर का एक क्वेश्चन याद रख लेना आपको कि जो भारत का वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब रही बात यहाँ की, जो सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष जो होता है वो कैबिनेट सचिव होता है, ठीक है। और भारत सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो कैबिनेट सचिव ही होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, भारत का वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गौबा है, राजीव गौबा। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है, ठीक है। अच्छा, वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमनी है। ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। अब इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आता है सबको यहाँ पर देखेंगे। जैसे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये एग्जाम कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। अच्छा, लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी मीरा कुमार। और वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिड़ला है। अच्छा, संसद किस अनुच्छेद में है? तो संसद जो है ना ये अनुच्छेद 79 में है। और राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80 में है। और लोकसभा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 81 में है। इसे याद रखना है। देखिए, संसद, राज्यसभा और लोकसभा, इसे क्या बोलना? सरल, ठीक है। तीनों आ गया। और अनुच्छेद क्या लगातार है? 79, 80, 81, ठीक है। तो ध्यान रखना है, संसद, राज्यसभा और लोकसभा अनुच्छेद 79, 80, 81 में इसका है गठन, ठीक है। और एक क्वेश्चन याद रखना है कि जैसे ये लोकसभा है, इसका गठन कब हुआ था? लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो यहाँ से 4 क्वेश्चन को एक ही साथ याद रखेंगे, ठीक है। देखिए, कन्फ्यूजन वाला जो भी प्रश्न होता है या तो ईस्वी वाला जो भी प्रश्न होता है, तो अगर उसी ईस्वी में अगर इम्पोर्टेंट घटना है तो सबको एक साथ इकट्ठा करके याद करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे लोकसभा का गठन हुआ था 1952 में, ठीक है। अब 1952 में और किसका कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घटना हुआ जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना। देखिए, लोकसभा का गठन हुआ 1952 में, राज्यसभा का भी गठन हुआ था 1952 में, और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन भी हुआ 1952 में, NDC है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम का भी प्रारंभ हुआ था 1952 में ही। तो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखना है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रीय विकास परिषद और सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये सभी का प्रारंभ हुआ था 1952 में हुआ था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यहाँ क्या कोई वंशानुगत शासक नहीं है। यहाँ क्या होता है? चुनाव के द्वारा, मतगणना के द्वारा जो इसको नियुक्त किया जाता है, चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये गणतंत्रात्मक है और ये वंशानुगत शासक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि ध्यान में रखना है। जैसे भारत में किस वर्ष गणतंत्र लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ उसी दिन से भारत को गणतंत्र माना जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकार किया गया है और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ये जो भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया है 26 जनवरी 1949 को, तो इसी 26 जनवरी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है 26 नवंबर से कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ला ने दिया था। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया, बीपीएससी हो चाहे बिहार का कोई भी एग्जाम हो, कई बार रिपीट हुआ है। चंपारण आने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया था, राजकुमार शुक्ला ने किया था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? कई बार कई एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो 1917 में हुआ था।
गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो यही चंपारण सत्याग्रह 1917 का था। ठीक है, चंपारण आंदोलन किसके विरुद्ध में हुआ था? तो ये तीन कठिया पद्धति के विरुद्ध में हुआ था। उसमें क्या था कि 1 बीघा यानी कि 20 कट्ठे पर 3 कट्ठे की नील की खेती करना आवश्यक होता था। ठीक है, तो इसके विरोध में ये आंदोलन हुआ था। एक बार मालूम बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो नील की खेती में वो उसका क्या था, मतलब उसका रेशियो क्या था? 3 कट्ठे पर 20 कट्ठे पर 3 कट्ठे की नील की खेती करना होता था, या तो 6/20, इस तरह से ऑप्शन दिया था। आपको ध्यान रखना है 20 कट्ठे में 3 कट्ठे की नील की खेती करना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। देखिए, पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। अब ढाका अनुशीलन समिति का स्थापना किसने किया था? तो पुलिन दास ने किया था। अभिनव भारत का स्थापना किसने किया? तो बीडी सावरकर ने 1904 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो वो है कांवर झील है। किस जिला में है? बेगूसराय जिला में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है कि भारत का बिहार का जो है ना पहला रामसर साइट जो है, और एकमात्र यही रामसर साइट है बिहार में। ठीक है, कांवर झील है, कहाँ है? बेगूसराय में है। ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या है, कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे कि भारत का सबसे बड़ा रबर डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो फाल्गु नदी पर बनाया गया गया में। ठीक है, इसका नाम है गयाजी डैम। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया गया? तो राजगीर में बनाया गया। ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता है ना, अपने नगर नियोजन के लिए बहुत फेमस था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। ठीक है, किस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, और हड़प्पा सभ्यता भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल एवं सुतकोददा है ना, लोथल एवं सुतकोददा जो एक प्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, यहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन है ना घुमा के पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन कहाँ बिताया? तो सरमनवेल गोला में बिताए थे, कर्नाटक के सरमनवेल गोला में, और उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अच्छा, अब चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ उसमें कि अशोक किसका पौत्र था? तो अशोक है ना चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। तो पौत्र मतलब पोता होता है, ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ऐसे समझिए चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार। अब बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक है, अब यहाँ बिंदुसार और इसी तरह एक और नाम है बिंबिसार, इसमें कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो बिंबिसार को भी ध्यान रखना है आपको। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, और ये बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और अशोक का पिता था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है गंधार कला को ग्रीक बौद्ध कला भी कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि गंधार कला किसका मिश्रण है? तो भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गंधार कला का सर्वाधिक तेजी से विकास किसके काल में हुआ था? तो कनिष्क के काल में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश से और क्या पूछा जाता है कि जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था। देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन अगर पूछे कि वास्तविक संस्थापक कौन था तो इल्तुतमिश था। ठीक है, इल्तुतमिश से एक क्वेश्चन आता है कि इक्ता प्रणाली का शुरुआत किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया। कुतुब मीनार का जो पूर्ण काम किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की थी। तो ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट यहाँ से है कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो वो
रजिया सुल्तानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या समझना है, देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए थे? 4। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर हुआ था 1780 से 84, और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। ठीक है, पूछा गया था क्या, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय हुआ था? तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सा है? 1780 से 84, और वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल था 1773 से 85। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए 4 आंग्ल मैसूर युद्ध कब कब हुआ था? पहला 1767 से 69, दूसरा 80 से 84, तीसरा 1790 से 92, और चौथा 1799 में हुआ था। और वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल था 1773 से 85। वारेन हेस्टिंग्स से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो द्वैध शासन को समाप्त किसने किया? द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। अच्छा, बंगाल में द्वैध शासन को लागू किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। अब लॉर्ड डफरिन से कुछ याद आ रहा है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो यही था, लॉर्ड डफरिन ही था। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 88 था। ठीक है, और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से आप चाहें तो कई क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछा जाता है, तो आप यहाँ एक साथ रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में होता। किसने स्थापना किया? एओ ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ये अभी जितने बता रहे हैं ना, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक शब्द है इंपॉर्टेंट है, और हर जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाता है, और कई एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट। लेकिन अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, महादेव गोविंद रानाडे। ये पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो MG रानाडे के द्वारा किया गया था। अच्छा, MG रानाडे से एक क्वेश्चन और याद आ रहा है आपको, ये पूछा जाता है ना कि महादेव गोविंद रानाडे किसके गुरु थे? यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे थे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जब गुरु की बात आई है तो सबको एक साथ देख लेंगे। देखिए ना, जैसे विनोबा भावे के गुरु थे गांधी जी, गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर है भू राजस्व था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था? भू राजस्व। अब विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन आ जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो हरिहर एवं बुक्का ने किया था 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है अकबर के विरुद्ध है ना, जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। अब अकबर से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला ये समझिए कि अकबर किस वंश का शासक था? तो मुगल वंश का शासक था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। अच्छा, अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा मुगल शासक अनपढ़ था यानी निरक्षर था? तो वो अकबर था। ठीक है, अनपढ़ था ये। अच्छा, अकबर कितने वर्ष में सम्राट बना था? तो 13 वर्ष की आयु में ये सम्राट बना था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है मनसबदारी प्रथा कब किसने प्रारंभ किया? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है ना, मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो अकबर ने किया था। तो ऐसे समझिए कि मनसबदारी प्रथा, झरोखा दर्शन और दीन इलाही, ये तीनों का प्रारंभ किसने किया था? अकबर ने किया था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अकबर का संरक्षक
कौन था? तो बैरम खां था, ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, ध्यान रखना है आपको। अकबर का संरक्षक वो बैरम खां था और अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए घटनाएं तथा उसके तिथि का सही मिलान करिए। ठीक है, तो ये रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था? तो रोलेक्ट एक्ट हुआ था 19 मार्च 1919 को। और रोलेट सत्याग्रह कब हुआ? तो ये हुआ था 6 अप्रैल 1919 को। और एक चीज़ मालूम है, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड का हुआ था, ये तो मालूम है ना, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृत अधिवेशन हुआ था 2 दिसंबर 1919 को। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में कौन सा है? देखिए, पहले तो ये समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जो भारत का पड़ोसी देश है वो कौन कौन सा लगता है? तो 7 देश लगता है स्थलीय सीमा से। वो है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये जो इसे याद करना है ट्रिक से, ठीक है ना, कि बचपन में MBA किया तो ये 7 देश लगता है बचपन में MBA, मतलब बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल और MBA यानी म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अब देखिए ये जो ट्रिक से है ना, ये मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय सबसे ज़्यादा सीमा से लगा हुआ है, ये भी क्रम में है मालूम। सबसे ज़्यादा सीमा के साथ लगा हुआ बांग्लादेश, उससे कम है चीन, उससे कम है पाकिस्तान, उससे कम है नेपाल, उससे कम है म्यांमार और उससे कम भूटान, और सबसे कम जो सीमा से लगी है वो अफगानिस्तान है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? देखिए ये चारों दिया हुआ है ना, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो बोला कि बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले कौन होगा? नेपाल, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद चीन होगा, ये वाला होगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन, उसके बाद बांग्लादेश। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते क्रम में ये हो गया। अच्छा, क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत का जो सीमा से अंतर्राष्ट्रीय देश जो लगा हुआ है सबसे ज़्यादा कौन सा लगा हुआ है? तो सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश। और सबसे कम सीमा से कौन सा लगा हुआ है? तो वो है अफगानिस्तान। अगर ऑप्शन में अफगानिस्तान ना हो तो अगर भूटान है तो भूटान आंसर टिक कर देना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और जलीय सीमा से कौन सा देश लगा है? 2 देश है, श्रीलंका और मालदीव। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से कई क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये रोहतास जिला जो है धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। और मुंगेर से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भीम बांध जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ है? मुंगेर में है। और एक क्वेश्चन नागिनकटी डैम कहाँ है? तो वो है जमुई में। और एक क्वेश्चन इससे नवादा से आएगा कि जो ककोलत का झरना जो है वो कहाँ है? तो नवादा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 है, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या, पहला, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया, ये सही है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, ये भी सही है। हिमालय के पीरपंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, ये भी सही है। यह भारत के लिए एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है, जानो कि एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछ लिया गया था कि अटल जो सुरंग है वो मनाली को किसके साथ जोड़ती है? तो आपको ध्यान रखना है मनाली को ये लाहौल स्पीति के साथ जोड़ता है। ठीक है, ये अटल सुरंग, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना है आपको कि अगर पूछे कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सा है, तो वो भी है अटल सुरंग है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये है सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच है स्थित नर्मदा घाटी। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि जो सतपुड़ा पर्वत है किन 2 नदियों के बीच है? तो वो है नर्मदा और ताप्ती के बीच है। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है? नास्ता। ठीक है, नास्ता यानी कि नर्मदा और सतपुड़ा पर्वत और ताप्ती,
ठीक है, नाश्ता, यानी कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत है कहाँ? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो वो धूपगढ़ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, नर्मदा के बारे में ये पूछा जाता है ना कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक है। ठीक है, नर्मदा और सोन ये दोनों का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या मिलान करना है? जैसे लौह अयस्क क्षेत्र बादाम पहाड़, ये लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में, मालूम? बादाम पहाड़ जो लौह अयस्क क्षेत्र है उड़ीसा में है। और डल्ली राजहरा ये कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। और कुद्रेमुख कर्नाटक में है। सी का 4 हो जाएगा, है ना? कुद्रेमुख कर्नाटक में। और नोवा मुंडी ये कहाँ है? झारखंड। तो देखिए 2 चीज़ यहाँ थोड़ा सा याद हो जाएगा आपको, जैसे कुद्रेमुख कर्नाटक, नोवा मुंडी झारखंड। देखिए या ना वॉइस एक जैसा लास्ट में आ रहा है, नोवा मुंडी झारखंड, है ना? तो ऐसे 2 चीज़ एकदम कन्फर्म आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर है सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका की सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये तंजानिया में है। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट कई क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। मालूम, एक और पूछ लिया गया था कि माउंट विंसन पर्वत है तो वो कहाँ है? तो मतलब महाद्वीप का नाम दे दिया था। तो आपको ध्यान रखना, माउंट विंसन है ना, ये अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या है, इस सब याद रखना है कि जो जितने भी 7 महाद्वीप है तो उसके सभी का सर्वोच्च चोटी जो है पर्वत शिखर है उसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो गया? तो ये किलिमंजारो है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो माउंट मैकिनले है। उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिनले है। और दक्षिण अमेरिका का है एकांकागुआ। और अंटार्कटिका महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी पर्वत शिखर जो है वो है विंसन पर्वत। और यूरोप का सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रूस। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है कोस्की-योस्को। तो ये आपको सभी याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होता है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, और यहाँ पर मालूम एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिनराम मेघालय में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में होती है, यानी लद्दाख की राजधानी लेह में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें क्या देश है और राजधानी है। देखिए इस टाइप के जो देश है ना, इससे निश्चित क्वेश्चन पूछा जाता है। मालूम, अभी जो बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ 2022 में, उसमें पूछ लिया गया था कि कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। ठीक है, तो आपको ये सारे राजधानी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए एक ही जैसा सब नाम है ना, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। ठीक है, तो सबको याद रखना है। देखिए उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी है ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। और ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। और किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबत। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है? देखिए कुछ याद रख लेंगे ना तो बाकी तो ऑप्शन छांट के भी टिक कर देते हैं। जैसे उज्बेकिस्तान का ताशकंद, इसे याद कैसे रखना है? देखिए उज्बेकिस्तान को मतलब बोलिए कैसे, उबना है ना, उब जाते हैं ना। तो ताश खेलने में क्या है, जैसे हम लोग स्टूडेंट है ताश खेलना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो ताश खेलने में क्या हम लोग उब लगता है ना, उब जाते हैं। तो उब जाते हैं, उज्बेकिस्तान हो गया, ताशकंद हो गया। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, यानी ऐसे रिलेट कर लीजिए कि ताश खेलने में उब लगता है। ठीक है, एक ही हो गया। तो उज्बेकिस्तान क्या आ जाएगा? ताशकंद। और एक है ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे। इसे याद रखना है इसे कि कोई भी ताज़ा अगर चीज़ हो ना तो उसे कोई नहीं दूसता है। ठीक है, समझ गए? कोई भी ताज़ा अगर चीज़ है तो उसे कोई दूसेगा नहीं। तो ऐसे आपको रिलेट कर लेना है। आपको जब भी क्वेश्चन आएगा ना ऑप्शन में तुरंत दिमाग में आ जाएगा आपको, ताज़ा की चीज़ को कोई दूसेंगे नहीं। यानी ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे। ठीक है, और किर्गिस्तान
की राजधानी बिश्केक। इसे तो आप अपने रिलेट कर सकते हैं अपने अपने तरीके से, या तो ऐसे जैसे किर्गिस्तान, लगता है ना कोई चीज़ टूट रहा है ना, किर्गिस्तान है ना, तो किर्गिस्तान यानी बिश्केक को बिस्किट से कर लीजिए, तो किर्गिस्तान बिस्किट है ना, टूट रहा है। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबत, इसे याद रख लेना है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कजाकिस्तान की राजधानी, तो वह कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये सब राजधानी है ना, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, निर्यात में वृद्धि होती है। देखिए मुद्रा के अवमूल्यन में है, निर्यात में वृद्धि होती है, आयात में कमी होती है, ये आपको रट के रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। मुद्रा के अवमूल्यन से निर्यात में वृद्धि हो जाती है और आयात में कमी होती है। अच्छा, भारतीय रुपये का अवमूल्यन अब तक कितनी बार हुआ है मालूम? तो 3 बार हुआ है। 1900 सबसे पहले का वो 1949 में, दूसरा 1966 में और तीसरा 1991 में। क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट कि सबसे पहली बार भारत के रुपये का अवमूल्यन कब हुआ? तो 1949 में हुआ था, फिर दूसरा हुआ था 1966 में, तीसरा 1991 में। अच्छा, भारतीय रुपये का विमुद्रीकरण कितने बार हुआ? तो 4 बार हुआ। कब कब हुआ? 1946 में, 1978 में और 2016 में हुआ था, जो कि 500 और 1000 के नोट बदला गया था। देखिए पैसे बदलना जो है ना, बंद कर देना, वो विमुद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, अब अवमूल्यन होता है कि किसी देश के तुलना में ना अपने देश का मूल्य को कम कर देना, मुद्रा के मूल्य को। ठीक है, वो होता है। और चौथी बार जो हुआ था मुद्रा का विमुद्रीकरण, वो 2023 में हुआ था, जब 2000 का नोट बंद किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। यानी कि सिंपल में समझिए कि जो विमुद्रीकरण हुआ वो 4 बार हुआ और अवमूल्यन 3 बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक की से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सीमांत अस्थायी सुविधा दर होता है। ठीक है, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकता है, वो सीमांत अस्थायी सुविधा दर कहलाता है। ठीक है, देखिए सीमांत अस्थायी सुविधा दर उस दर को कहते हैं जिस पर अनुसूचित बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर रिजर्व बैंक से रातों रात धन उधार ले सकते हैं। यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए बहुत ही अल्पकालीन उधार योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि इसका आंसर हो जाएगा जनता को पैसा उधार देना, ये आरबीआई का कार्य नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होता है केवल 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी आरबीआई का कार्य ऋण नियंत्रण करना, मुद्रित नोट जारी करना और अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देना, ये सभी आरबीआई का कार्य है। देखिए आरबीआई से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। आरबीआई का गठन कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। देखिए आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? तो सीडी देशमुख था। और करंट अफेयर में आज ये रखना आपको, आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। और आरबीआई को मालूम बैंकों का बैंक कहा जाता है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, है ना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का ये लक्ष्य था क्या? कि भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य था तीसरी पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, देखिए पंचवर्षीय योजना से ना कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आपको ये याद रखना है, ध्यान रखना है। इस तरह पढ़ाई करने का ना सबसे स्मार्ट स्टडी होता है, स्ट्रेटजी होता है सबसे शानदार, कि जब भी आप पढ़ें, सेट प्रैक्टिस कर रहे हो या बुक पढ़ाई कर रहे हो, तो जो भी क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, या तो उससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो आपको सबको एक साथ वहाँ रिवीजन करना चाहिए। अब पंचवर्षीय योजना से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबको एक साथ पढ़ते हैं। यहाँ पर पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? तो 1951 से 56 है, और दूसरा 56 से 61 है, और तीसरा 61 से 66 है। ठीक है, अब 66 से जब जो पंचवर्षीय योजना हुआ वो नहीं हुआ था। ठीक है,
वहाँ पर क्या होता है, योजना अवकाश हो गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि योजना अवकाश की अवधि थी, तो 1966 से 69 ने योजना अवकाश कहलाया। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना हुआ था 1969 से 74 हुआ था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और एक क्वेश्चन ये आता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो ये है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ये जो क्वेश्चन है ना मालूम, बीपीएससी में और रेलवे एनटीपीसी में और बिहार एसएससीजीएल में, ये तीनों में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब है, तो आपको सबको याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कृषि का विकास था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास था। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। अब इसको आपको ऐसे याद रखना है कि दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ये तीनों इस्पात संयंत्र की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था, तो ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। इसे याद कैसे रखना है, द्रविड़ बोलना, द्रविड़, यानी कि दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, और भिलाई रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। ठीक है, तो इसे याद रखना है, भीरू यानी कि भिलाई रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। और एक क्वेश्चन ये आता है कि राउरकेला किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ, तो जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। इसे याद कैसे रखना है, राज यानी कि राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय आय का ये कहा जाता है मालूम किसको, साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन करने वाला कुछ क्वेश्चन है, तो आपको देखना है। देखिए, ये हो गया कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स, और एक है राष्ट्रीय आय लेखांकन का प्रथम वैज्ञानिक अनुमान किसने लगाया, तो वैज्ञानिक जब लग जाएगा तो उसको लगाया था PKRV राव ने किया था। ठीक है, PKRV राव ने ये लगाया था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया, तो दादा भाई नेरोजी ने लगाया था। ठीक है, भारत में गरीबी का जो सबसे पहले आकलन किसके द्वारा किया गया, तो लकड़ावाला समिति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये दोनों का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, ये दोनों का स्थापना कब हुआ, तो दोनों का स्थापना 1944 में हुआ था। एक क्वेश्चन इनसे ये पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या तो सिंगल पूछेगा कि विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के तहत हुआ था, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, और करंट अफेयर में क्वेश्चन याद रखना है, विश्व बैंक का जो अध्यक्ष है वो पूछा जाता है, तो विश्व बैंक का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अजय पाल सिंह बंगा है, ये याद रखना है। ठीक है, अजय पाल सिंह बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 है, 35 में है कि भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 35 का है ये कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम करता है। भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है, तो कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम करता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो नई दिल्ली में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुआ, तो 1963 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस देश को भेंट में 20 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन उपहार में दिया है, तो भारत ने किस देश को दिया है, बांग्लादेश को दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि करंट अफेयर में ये ध्यान रखना है आपको, भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया है, तो बांग्लादेश को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलने वाली ट्रेन है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन है मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये मैत्री एक्सप्रेस पुराना है। ठीक है, अब नया 2 और चला है, तो उसको याद रखना है, वो भी पूछा जाता है। ठीक है, एक जैसे एक पता हो, ये सिंपल याद रखिए आप ध्यान में कि भारत और बांग्लादेश के बाद कितनी ट्रेनें चलती है, तो इनके बीच 3 ट्रेन चलता है। ठीक है, कौन कौन सा है, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस।
ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये जिससे डायरेक्ट पूछा ना कि मिताली एक्सप्रेस भारत और किस देश के बाद चलने वाली ट्रेन है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन है। बंधन एक्सप्रेस भी भारत और बांग्लादेश के बीच है। मैत्री एक्सप्रेस भी भारत और बांग्लादेश के बीच है, ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री भी कौन है, शेख हसीना है। और चटगांव बंदरगाह किस देश में है, तो बांग्लादेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित किया है, तो ये 2183 रुपये किया है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। जैसे केंद्र सरकार वर्तमान में कितने फसलों के लिए एमएसपी प्रदान करती है, तो 22 फसलों के लिए एमएसपी प्रदान करती है। इसे याद रखना है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो इसे यहाँ से रिलेट कर लीजिए कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है, तो 8 भाषाओं का उल्लेख 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। वहीं 22 भाषाओं का उल्लेख है। और एमएसपी कितने फसलों पर जारी होता है, तो 22 फसलों के लिए, ठीक है। ऐसे याद रख लेना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई, तो इसका करेक्ट आंसर है ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ये कार्यक्रम है, ठीक है। पोषण भी पढ़ाई भी। अब यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि देश भर में मिड डे मील योजना कब शुरू हुआ था, तो 1995 में हुआ था। देखिए, कानून के रूप में योजना के तहत है ना, ये 1995 में शुरू हुआ था, लेकिन सबसे पहले 1962 में ही तमिलनाडु ने शुरू किया था। तो उसी के तर्ज पर देश में, पूरे देश में लागू किया था इसे योजना बनाकर 1995 में मिड डे मील योजना। एक क्वेश्चन करंट अफेयर में याद रखना है कि पूछा जाएगा कि पीएम पोषण शक्ति योजना किस योजना का नाम है, तो मिड डे मील योजना का नाम बदलकर रख दिया गया पीएम पोषण शक्ति योजना, ठीक है। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है का कुल वजन कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका वजन है 3900 किलोग्राम, ठीक है। अब यहाँ क्या है, करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन आपको याद रखना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि चंद्रयान 3 जो है ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, ठीक है। एक चीज़ आपको बताते हैं कि जब चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ था ना, तो जब उस समय एग्जाम हुआ था, तो चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च हुआ ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको याद रखना है चंद्रयान 1, 2, 3 तीनों, ठीक है, कब लॉन्च हुआ था। तो चंद्रयान प्रथम जो है वो कब लॉन्च हुआ था, 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था पहला। दूसरा चंद्रयान 2 जो कब लॉन्च हुआ, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। और तीसरा जो है चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ, तो 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। अब क्या कि ये दोनों तो असफल हो गया था, चंद्रयान 3 सफल हुआ। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है और कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया, तो ये ध्यान रखना है 23 अगस्त 2023 को है ना चंद्रमा की सतह पर लैंड किया था, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन यहाँ एक करंट पर में ये पूछा जाए कि चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद करवाते हैं कि देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 ये तीनों को है ना सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये तीनों चंद्रयान को लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। विश्व पर्यावरण 2023 का थीम है, ठीक है। अब यहाँ इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुआ, 5 जून 1972 में हुआ था, ठीक है। अब इसी 5 जून से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि 5 जून 1972 को ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुआ था। तो यहीं से ये 5 जून ले लिया गया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और अच्छा, विश्व ये जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, तो नैरोबी में है, यानी कि केन्या की राजधानी नैरोबी में है ये, ठीक है, ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यावरण भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ,
तो 1986 में पारित हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये छत्तीसगढ़ के दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, अच्छा जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था? तो दार्जिलिंग चाय था। ठीक है, दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई टैग मिला था। अच्छा, वर्तमान 2023 तक बिहार के कितने कृषि उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो वर्तमान यानी अभी चल रहा है क्या, दिसंबर 2023 चल रहा है। ठीक है, अब तक मैंने बिहार के 6 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। वो कौन कौन सा है? ऑप्शन में आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा इनमें से किस उत्पाद को जीआई टैग नहीं मिला है, तो आपको ध्यान रखना है 6 को मिला है। कौन कौन सा है वो, उसको याद रखना है आपको। कतरनी चावल, मरचा चावल 2 हो गया, देखिए चावल में 2 हो गया, कतरनी चावल, मरचा चावल 2 हो गया। एक है भागलपुरी जर्दालू आम, और एक है मगही पान 4 हो गया। एक है शाही लीची और एक है मिथिला मखाना, तो ये 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य एवं उनके राज्यपाल का कौन सा सही सुमेलन नहीं है? तो केरल का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, ये सही है। नागालैंड का है ला गणेशन, ये सही है। त्रिपुरा का राज्यपाल गुरमीत सिंह, ये गलत है। त्रिपुरा का राज्यपाल कौन है मालूम? अभी इंद्रसेन रेड्डी है। बुक में इसका दिया हुआ है त्रिपुरा का राज्यपाल सत्यदेव आचार्य दिया हुआ है, लेकिन वो नहीं है। ठीक है ना, तो अक्टूबर 2023 में फिर नया बन गया है। कौन है त्रिपुरा का राज्यपाल? इंद्रसेन रेड्डी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और उत्तराखंड का जो है वो है गुरमीत सिंह, उत्तराखंड का है राज्यपाल गुरमीत सिंह। और राजस्थान का कलराज मिश्र, ये सही है। यानी कि पूछा कौन सुमिलित नहीं है, तो त्रिपुरा वाला सुमिलित नहीं है, त्रिपुरा का है इंद्रसेन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीम ने भाग लिया? तो 10 टीमों ने भाग लिया था। ठीक है, 10 टीमों ने भाग लिया था। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के लिए आपको याद रखना है कि आईसीसी क्रिकेट जो वर्ल्ड कप हुआ था पुरुष का, वो ये कहाँ हुआ था? तो ये भारत में हुआ था। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। उप विजेता कौन है? तो भारत है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये याद रखना है आपको, आईसीसी जो क्रिकेट पुरुष वर्ल्ड कप है ये 2027 कहाँ होगा? तो ये जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और केनिया, ये तीनों देश में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 है, हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये पीके शाही को नियुक्त किया गया, यानी प्रशांत कुमार शाही को नियुक्त किया गया है बिहार का महाधिवक्ता। ठीक है, यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है और समझना है। जैसे कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता ही होता है। ठीक है, अब वर्तमान में कौन है? पीके शाही है। अच्छा, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? प्रथम विधि अधिकारी बोलिए तो सर्वोच्च विधि अधिकारी बोलिए तो वो महान्यायवादी होता है। तो महान्यायवादी वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है करंट में अभी भारत का वर्तमान महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसको आपको याद करवाए थे कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 जो है कैसे याद करवाए थे कि साहित्य वो इतना अच्छा लिखा था ना, इतना अच्छा लिखा था कि पढ़ने वाले उसमें जो भी पढ़ता था वो फंस गया। इतना पढ़ने में अच्छा लगा कि वो उसमें फंस गया। ठीक है, तो साहित्य का जो है क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? जॉन फोस्से को मिला। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी। तो करंट अफेयर में क्या है ना, नोबेल पुरस्कार 2023 का किसे मिला आप याद किए होंगे। ठीक है, तो आपको एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं फिर। ठीक है, किस क्षेत्र में किसको किसको मिला है। ठीक है, तो भौतिकी के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? 3 लोगों को मिला है, पियरे अगोस्तिनी, फेरेस क्राउस और एल ह्यूलियर। 3 लोगों को मिला है, फिर से समझिए, पियरे अगोस्तिनी, फेरेंस क्राउस और एल ह्यूलियर। इसमें देखिए ईयर का वॉइस देखिए तीनों में आ रहा है। ठीक है, आप ध्यान देंगे, जैसे एक पियरे, ठीक है, पियरे अगोस्तिनी, अब फेरेंस देखिए इसमें भी आया, फेरेंस क्राउस, और तीसरा है ह्यूलियर, इसमें भी ईयर आया। यानी भौतिकी के क्षेत्र में ये तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला है। रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो 3 लोगों को मिला है। कौन सा है? एलेक्सी एकिमोव, दूसरा है लुई ब्रूस और तीसरा है मोंगी बबेंडी। ठीक है, रसायन के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है, एलेक्सी एकिमोव, लुई ब्रूस और मोंगी बबेंडी।
चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को मिला, ड्यू बेसमैन और कैटलिन करिको, ड्यू बेसमैन और कैटलिन करिको को, ठीक है। और रही बात अर्थशास्त्र के, अर्थशास्त्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला है 2023 का, तो क्लाउडिया गोल्डिन को मिला। इसे याद रख लेना, आसानी है। देखिए अर्थशास्त्र यानी कि इसका नाम है क्लाउडिया गोल्डिन, गोल्डिन को गोल्ड से रिलेट करिए, यानी कि आपके पास अगर गोल्ड है ना तो आपका अर्थशास्त्र यानी अर्थव्यवस्था आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में किसको मिला, गोल्डिन को मिला। साहित्य के क्षेत्र में भी आसान हो गया, जो साहित्य इतना अच्छा पढ़ा कि फोस्से उसमें फंस गया, जॉन फोस्से को मिला। और शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 का किसे मिला, नरगिस मोहम्मदी को मिला। इसे याद कैसे रखना है, देखिए शांति और का मिला नरगिस को, नरगिस को रिलेट करिए नाग से, यानी नाग को शांत रहने दो, ठीक है, नाग को शांत रहने दो, यानी कि नरगिस को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये जूडो से संबंधित है, ठीक है। तो कुछ शब्द है ना आपको याद रखना है, जैसे कि सर्ब, एक शब्द है सर्ब, ये किससे संबंधित है, वॉलीबॉल से संबंधित है। एक कैडी, ये गोल्फ से संबंधित है। और स्लिप जो है शब्द, ये किससे, क्रिकेट खेल से संबंधित है। नाइट जो है शतरंज खेल से संबंधित है। अब पुश इन, ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोलोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये है पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है प्रोलोग, ठीक है। देखिए कई बार ऑप्शन में क्वेश्चन में ये दिया जाता है कि ये क्या है, तो आपको ये मतलब भाषा है, कंप्यूटर भाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर की प्रमुख भाषा आपको याद रखना है, ठीक है ना, जैसे कोबोल, बेसिक, अलगोल, पास्कल, लोगो, ये सब क्या है, कंप्यूटर की भाषा है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, देखिए 5 पीढ़ी तक कंप्यूटर हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग हुआ था, ट्रांजिस्टर का हुआ था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था, तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था, ठीक है। और चौथी में क्या हुआ था, बृहद इंटीग्रेटेड सर्किट। अब 5वीं पीढ़ी में अति बृहद इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था। तो आपको ये याद रखना है, 3 ज़्यादा याद रखना है आपको, 3 को रिपीट होता है। पहला में वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में ट्रांजिस्टर और तीसरा में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका करेक्ट आंसर है ये रोम में है। इटली की राजधानी है रोम, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय है, ठीक है। मुख्यालय से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है, ठीक है। अब जेनेवा में कई इंपॉर्टेंट जो संगठन है ना उसका मुख्यालय है, तो सबको एक साथ यहाँ याद रख लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO हो गया, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, और विश्व मौसम विज्ञान संगठन, अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन और रेड क्रॉस, ये सभी का मुख्यालय जेनेवा में है। फिर से समझिए, देखिए ये 5 है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और रेड क्रॉस, ये 5 का मुख्यालय कहाँ, जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्टा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। महाराष्ट्र से और कौन कौन सा है, जैसे नक्टा, लेझिम, कोली, बोहदा, तमाशा और लावनी, ये लोक नृत्य महाराष्ट्र का है, ठीक है, जिसमें तमाशा और लावनी ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है। ये कहाँ, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अच्छा छऊ कहाँ का है, तो झारखंड का लोक नृत्य है। छऊ हो गया झारखंड का लोक नृत्य है। ढाली पश्चिम बंगाल का है। पनिहारी राजस्थान का है। छपेली कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्ययंत्र से है, तो वाद्ययंत्र वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है निखिल बनर्जी का संबंध है, ये है सितार वादक है, ठीक है। सितार वादक से 2 और इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं जिससे एग्जाम में पूछा जाता है, एक तो निखिल बनर्जी हो गया, एक है पंडित रविशंकर, एक है विलायत खां, ये तीनों का संबंध सितार वादक से है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्ययंत्र से है, तो शहनाई वादक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, बिहार के बक्सर के डुमराव में हुआ था,
ठीक है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, शहनाई वादक है, विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अच्छा, अल्लाह रा खां ये तबला वादक है, और जाकिर हुसैन भी तबला वादक है। और हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो बांसुरी से है। भजन सोपारी संतूर वादक है। और इंद्रलाल राणा ये कौची है? ये पखावज से संबंधित है, पखावज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है डीसी जनरेटर। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि डीसी मतलब विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो फैराडे है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 6200 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, लाल रंग का परास होता है। ठीक है, अब यहाँ से ना कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा पूछा जाता है मालूम? कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो बैगनी रंग का होता है। ठीक है, अच्छा, सबसे अधिक जिसका तरंगदैर्घ्य होगा ना उसका प्रकीर्णन कम होगा। ठीक है, सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? तो लाल रंग का हो जाएगा। सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका हो जाएगा? तो बैगनी रंग का हो जाएगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है कंपन के आयाम के द्वारा इसे निर्धारित किया जाता है। ठीक है, कंपन के आयाम के द्वारा, यानी कि तेज ध्वनि का जो आयाम है वो बड़ा होगा और मंद ध्वनि का आयाम वो छोटा होगा। ठीक है, ध्वनि की एसआई इकाई क्या है? तो डेसिबल है। श्रव्य ध्वनि का परास कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, ध्वनि का सबसे अधिक गति किस में होता है? ठोस में होता है। उससे कम होता है द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पहले एक बार और इसको समझिए कि जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो हाइड्रोजन बनती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे सबसे हल्की गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया? इसका मतलब खोज किसने किया? तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। सूर्य में या तो तारों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 समस्थानिक होते हैं। तो ये सारे चीज़ें याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 55 में है कि लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? तो क्योंकि ये लाल रंग को परावर्तित करता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कोई भी रंग जैसा दिखाई देता है इसका मतलब वो उस रंग का परावर्तन वो करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? तो कार्य का मान है ना, जब विस्थापन शून्य होगा तो ये शून्य हो सकता है, और बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो तो ये शून्य हो सकता है। आंसर इसका डी हो जाता है ना, बी और सी दोनों सही है। अच्छा, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो जूल है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो वो भी जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध के 2 तार R1 और R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें क्या सूत्र पर आधारित है। एक है समांतर क्रम और एक होता है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जो होता है सूत्र, ठीक है, श्रेणी क्रम में कुल जो प्रतिरोध होता है वो कुल जो प्रतिरोध होगा ना R1 + R2 + R3 इस तरह से होता है। ठीक है, और समांतर क्रम में जो होता है, समांतर क्रम में होता है 1/R इक्वल बराबर 1/R1 1/R2 + 1/R3 इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखना है, मतलब कभी कन्फ्यूजन ना हो, इसे याद कैसे रखना है। देखिए श्रेणी क्रम में जो है वो डायरेक्ट सीधा हो गया है ना, R1 + R2 + R3। समांतर क्रम में क्या होगा, देखिए बट्टम में हो गया ना,
ऐसे एक ऐसे बटम में हो गया। तो कैसे हुआ देखिए, समांतर क्रम किसे को कहते हैं, जैसे ये समांतर दो रेखा ऐसे नीचे रहेगा तभी तो ये समांतर रेखा में होता है, ठीक है। तो समांतर में क्या होता है, ऐसे और ऐसे है ना, ऊपर नीचे होता है, ठीक है। समांतर क्रम में इसी को कहेंगे, ऊपर नीचे दो रेखाएं होती है, समांतर क्रम में होता है। तो उसी तरह इसका सूत्र भी जो होगा वो ऊपर नीचे वाला होगा, यानी कि 1/r1 1/r2 ऐसे होगा, ऊपर नीचे वाला, ठीक है। ऐसे रिलेट करके आपको याद रख लेना है। तो जैसे अभी पूछा कि समांतर क्रम में, समांतर क्रम वाला कौन सा होगा, बटा वाला होगा, ताकि मतलब कन्फ्यूजन तुरंत दूर हो गया कि ये बटा वाला होगा समांतर, क्योंकि समांतर रेखाएं ऐसे होता है तो होगा ऐसे वाला r1 + r2, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो r1 × r2 इसका एलसीएम हो जाएगा ये, और ऊपर में हो जाएगा r1 + r2, और ये क्या बटा में होता है r 1/r इक्वल, ये बटा में हुआ था। तो जब समतुल्य प्रतिरोध करेंगे तो इसको उलट देंगे, तो इसको उल्टेंगे तो r1 × r2 जो है ऊपर चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है मालूम कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है, और एक है प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर, ठीक है। तो इसमें कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जैसे प्रतिरोध का पूछा, प्रतिरोधकता का भी पूछा, उसमें भी ओम टिक करके आ गए, लेकिन नहीं, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, अब प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। इसे ऐसे रिलेट कर लीजिए, देखिए प्रतिरोध छोटा शब्द है तो उसका हो गया ओम, प्रतिरोधकता थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका हो गया ओम मीटर, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है रेडियो तरंग में सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य होता है, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा होता है, आपको बताते हैं सबसे ज़्यादा होता है तरंग दैर्घ्य किसका, रेडियो तरंग का होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा होता है रेडियो तरंग का, उससे कम होता है अवरक्त, और उससे कम हो गया पराबैंगनी, और उससे कम हो गया एक्स किरण का, और सबसे कम होता है गामा किरण का, ठीक है। अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे कम जो है तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो गामा किरण का होता है, ठीक है, और सबसे अधिक होता है रेडियो तरंग का, ये आपको याद रखना, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है। तो मिश्रण का उदाहरण है इसमें कौन मालूम, इस्पात, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर ये और ये में आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि ये क्या है। तो देखिए मिश्रण होता है कि कोई भी दो पदार्थ, ठीक है, किसी भी अनुपात में अगर मिला दें, यानी कि कोई निश्चित उसका रेशियो नहीं हो, किसी भी अनुपात में मिला जाए तो वो मिश्रण कहलाता है, ठीक है। और अगर कोई निश्चित अनुपात में मिलाता है तो वो यौगिक कहलाता है। तो इस प्रकार ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और जल है ये निश्चित अनुपात में मिला हुआ, यानी ये यौगिक है, इस्पात जो है ये मिश्रण है। तो ऐसे आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है। तो इसका करेक्ट आंसर है पोटेशियम का अयस्क है कार्नेलाइट, ठीक है। अब ये देखिए किसका अयस्क है, इस टाइप के क्वेश्चन में तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, बार बार रिपीट होता है। जैसे पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, तो यूरेनियम का अयस्क है, ठीक है, इसको याद रखना है। एक होता है मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो थोरियम का अयस्क है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो थोरियम का अयस्क है। एक है केलेमाइन किसका अयस्क है, तो केलेमाइन है ना जस्ता का अयस्क है। इसे याद कैसे रखना है कि केला संस्था है, यानी कि केलेमाइन जस्ता का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियम के नाभिक में होता है। तो हीलियम के नाभिक में क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है हीलियम के नाभिक में। हीलियम के परमाणु संख्या कितना है, 2, ठीक है, ये याद रखना है। और हीलियम सबसे हल्की नोबेल गैस है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन, लेकिन सबसे हल्की नोबेल गैस कौन सा है, तो वह है हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का उपयोग होता है। तो ये कहाँ होता है, रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में इसका प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ये एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से एल्युमिनियम और ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। तो ये 0% होता है, ठीक है। ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसलिए पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जर्मन सिल्वर में, ये नाम में सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है, ये है तांबा
जिंक यानी जस्ता और निकेल का मिश्रण है। ठीक है, तांबा कितना है 50% पाया जाता है, जिंक है 35% और 15% निकेल मिलकर ये जर्मन सिल्वर बनता है। ठीक है, ये जर्मन सिल्वर जो है इसमें सिल्वर नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, देखिए ये जो पीतल किसका मिश्रण है मालूम, तो पीतल मिश्रण है तांबा और जिंक का। पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है, जिंक का मिश्रण है, तांबा और जिंक का। इसे याद रखना कैसे, पिताजी है ना, पिताजी यानी पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है। ठीक है, अब देखिए तांबा और जिंक यहाँ भी है। ठीक है, यानी कि पीतल में है ना निकेल अगर मिला दिया गया तो वो जर्मन सिल्वर बना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि ये कांसा किसका मिश्रण है, तो कांसा है टीन और तांबा का मिश्रण है। कांसा जो है टीन और तांबा का मिश्रण है। इसे याद कैसे रखना है, काटता है ना, काटता यानी कांसा टीन और तांबा का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 है, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है, तो इसका करेक्ट आंसर है एल्कोहल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है। ठीक है, और विशिष्ट ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन है, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये सही है। ऑक्सीजन का संयोग होता है, ये भी सही है। विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, ये भी सही है। उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग कहाँ किया जाता है मालूम, रासायनिक युद्ध में किया जाता है। मस्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक युद्ध में किया जाता है। एक क्वेश्चन आता है इसी तरह के, मार्स गैस किसे कहा जाता है, तो मार्स गैस है ना मीथेन को कहा जाता है ना, मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है, तो ये जो ट्राई वाला है ना ये सब विस्फोटक होता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ये विस्फोटक है, ट्राई नाइट्रो टाइलून जो है ये भी विस्फोटक है, और पोटेशियम क्लोराइड भी विस्फोटक है। तो पूछा विस्फोटक कौन नहीं है, तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये विस्फोटक नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म से याद आ रहा है कुछ, जैसे बेहोश करने के लिए यानी कि निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो नील हरित शैवाल है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि साइनोबैक्टीरिया किसे कहा जाता है, तो नील हरित शैवाल को ही कहा जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और याद रखना है कि दुनिया की सबसे बड़ी जीवित जीव कौन सा होता है, तो वह है ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर का तापक्रम को, क्या होता है, तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ठीक है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सुंदरी जो है ये किससे संबंधित है, ये सुंदरी है न्यूमेटा फोर्स से संबंधित है सुंदरी। अमरबेल किससे है, तो अमरबेल जो पाया जाता है वो है अमरबेल चूसन मूल जो होता है ना अमरबेल में पाया जाता है। ठीक है, और सिंघाड़ा जो है ये सिंघाड़ा स्वांगी कारक मूल में होता है। सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 हो गया, और एक बचा प्याज, ये क्या है, भूमिगत तना है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी है, कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। ठीक है, अच्छा हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओस्टियोलॉजी कहलाता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है, तो फीमर की हड्डी है जो जांघ में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है, तो अस्टेपिज हड्डी है जो कान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 है, इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो ये छोटी आंत में होता है। सबसे मतलब जो पाचन होता है सबसे अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। अगर ये भी पूछ लिया कि मानव शरीर में अंतिम पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। ठीक है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि ये पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन
कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से प्रारंभ होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ठीक है। अब प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो वो आमाशय से शुरू होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है जस्ता पाया जाता है। अब यहाँ इंसुलिन से कई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से होता है, अग्नाशय के बीटा कोशिका से। तो मैंने याद रखना है आपको, अग्नाशय से होता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है डायबिटीज यानी मधुमेह रोग होता है। एक क्वेश्चन आता है कि रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, यानी कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो इंसुलिन करता है। इंसुलिन की खोज किसने किया? बेटिंग एवं बेस्ट ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। तो सीधा प्रभावित होता है कौन? यकृत, ठीक है। यकृत से और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? पीनियल ग्रंथि है, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि पित्त का स्त्राव कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। आपको ध्यान रखना है, अगर ध्यान नहीं रहता है ना तो पित्त का स्त्राव कहाँ से होता है? ऑप्शन में वहाँ पित्ताशय भी रहेगा, आप पित्ताशय टिक कर देंगे, लेकिन आपको याद रखना है पित्त का स्त्राव जो होता है वो यकृत से होता है, पित्त जमा होता है पित्ताशय में, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में जो विटामिन ए कहाँ संग्रहित रहता है? तो यकृत में रहता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से सेट नंबर 1 का जीके और साइंस का पूरा क्वेश्चन होता है समाप्त। और रही बात मैथ और रीजनिंग का, तो मैथ और रीजनिंग का हम कुछ वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है, जो कि आपको मैथ और रीजनिंग का जो है सिलेबस और पैटर्न के आधार पर आपको जो मेन बनाने का जो मेन प्रोसेस हो जाता है और आसानी से आपसे बने और ट्रिकी जो कम समय में बन जाए, उस टाइप के कुछ वीडियो जो कि सिलेबस के आधारित पर होगा, कुछ वीडियो हम अपलोड करेंगे, ठीक है। रोज़ डेली है ना मैथ और रीजनिंग का वीडियो अपलोड करने का टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो जॉब भी करता हूँ, आप लोगों को मैं थोड़ा पढ़ाता भी हूँ, ठीक है। तो मैं जो भी पढ़ाना चाहता हूँ शानदार तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट हो और आपको पसंद आए और आपके जीवन में काफ़ी फायदेमंद हो और आप सफल हो। तो वही चीज़ें हम अभी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को हम पढ़ा पाएंगे, जैसे या तो अगर जीके जीएस पढ़ाएंगे या तो मैथ रीजनिंग पढ़ाएंगे, तो मैं जीके जीएस को ही अभी पढ़ा पाता हूँ, ठीक है। मैथ रीजनिंग के लिए मैं वीडियो अभी एग्जाम में थोड़ा लेट है, मैथ रीजनिंग का वीडियो भी अपलोड करूँगा, ठीक है। और अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन बैंक नहीं देखें तो ये प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, पूरा 2011 से लेकर 2022 तक पूरा प्रीवियस ईयर पेपर का अपलोड किया हुआ है और मैथ रीजनिंग का भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का, ठीक है। और जो है मॉडल सेट, जो प्रैक्टिस सेट है रुक्मिणी का, यानी प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट का पूरा 24 सेट का सॉल्यूशन शानदार और डिटेल सॉल्यूशन किया हुआ है, आप नहीं देखे हैं जो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन उपस्थित रहता है? तो वो शनि ग्रह के वायुमंडल में रहता है, ठीक है। और आज का क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।